हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीपीएससी पीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण जो एक खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके कुछ संकल्पना पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके उसको समझते हैं। हमने जो सबसे पहले बात किया है इसमें कि वर्तमान में जो है कुल 8 राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवाद पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं तो 8 हमें ध्यान रखना है। और इन पार्टी में अगर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो हमें इसके लिए इसे देखना है। फिर इसे एक संबंधी है प्रश्न क्या कि डुवर्जर का नियम किससे संबंधित है। तो इसका डुवर्जर का जो नियम है वो राजनीतिक दल से संबंधित है कि भले ही कहीं पर बहुदलीय प्रणाली होती है, चाहे किसी भी राष्ट्र में बात करें या किसी राज्य में बात करें, कहीं भी बात करें तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हम देखते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन दो ही दल ऐसे होते हैं जिनका प्रमुख प्रभुत्व बना होता है, उन्हीं के नेतृत्व में सरकारें काम करती है। जैसे कि हम अपने राष्ट्र के संबंध में उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल, जैसे कि 8 राष्ट्रीय दल की बात की है, और भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे हैं। तो ऐसे दल हैं, लेकिन जो यह डुवर्जर का नियम यह कहता है कि 2 ही दल ऐसे होते हैं जिसका प्रभुत्व बना होता है, मतलब उन्हीं का नेतृत्व में सरकार होते हैं। हम देख रहे हैं आए दिन या कांग्रेस या बीजेपी 2 ही दल में से किसी की सरकार रहती है। अब आप हमसे यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके कुछ नतीजे आए, तो राष्ट्रीय दल के लिए क्या अनिवार्यता है और राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या अनिवार्यता है। तो मैंने इस पर चर्चा कर दिया है कि अनिवार्य जो है कि कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त हो राष्ट्रीय दल होने के लिए, और लोकसभा की 4 सीटें जीती गई हो। अगर ये वह अनिवार्य शर्तें पूरा करता है तो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। फिर या दूसरा कंडीशन भी है कि लोकसभा में कम से कम 2% सीट मिलनी चाहिए 3 अलग अलग राज्यों से। अगर 3 अलग अलग राज्यों से 2% लोकसभा की सीटें मिल गई तो वह राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। और सबसे सरल जो है कि कम से कम 4 राज्यों में उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो अब है, अगर ये ऐसा होता है, ये तीनों में से कोई भी, तो वह राष्ट्रीय दल बन सकता है। अब इसमें हम बात करें कि कम से कम 4 राज्यों में उसको मान्यता मिलनी चाहिए, तो ये स्टेट पार्टी की बात हो गई। तो इसके लिए क्या अनिवार्यता है, तो स्टेट पार्टी के लिए कहें या कम से कम 4 राज्यों में मान्यता मिले, उसके लिए क्या हो सकता है। तो स्टेट पार्टी के लिए राज्य विधानसभा में न्यूनतम कुल 30% सीट मिलनी चाहिए। न्यूनतम अगर किसी भी राज्य विधानसभा में न्यूनतम कुल 3% सीट मिल रही है तो उस राज्य का वह राज्य स्तरीय पार्टी हो सकता है। या फिर उस राज्य में लोकसभा की जितनी सीटें हैं, प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर 1 सीट उसे मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट अगर उस राज्य में मिल जाती है तो वह स्टेट पार्टी हो सकता है। या फिर कुल वोटों का न्यूनतम 6% वोट और 1 लोकसभा की सीट मिलनी चाहिए। अगर 6% वोट उस राज्य से मिल जाए या फिर लोकसभा की 1 सीट मिल जाए और 1 सीट, ये दोनों अगर हो जाता है तो वह स्टेट पार्टी हो सकता है। या फिर चौथा एक जो आधार है कि 6% वोट और विधानसभा में 2 सीटें, तो कुल मतों का न्यूनतम 8% होना चाहिए। यही है इसका आधार कि कुल मत का या तो न्यूनतम 8% उसे मिल जाए या उसमें 6% वोट उस राज्य में मिल जाए और विधानसभा की 2 सीटें मिल जाए। तो इस तरह से आधार थे। अब जो हाल फिलहाल जो घटनाक्रम जो चर्चा में रह रहे हैं कि हम आए दिन देख रहे हैं कि जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री ही उस चुनाव को हार जा रहा है। जैसे पिछले बार हमने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी हार गई थी लोग विधानसभा की जो चुनाव लड़ी थी, और फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हार गए चुनाव।
तो फिर भी वो मुख्यमंत्री की शपथ लिए। तो वो कहाँ उल्लेख है संविधान में जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री पद की शपथ लेते हैं? तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 164(4) खंड 4 में, कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी किसी सदस्य विधानमंडल में, अगर किसी भी राज्य में विधानमंडल में अगर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो अगर किसी भी सदन में अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह की अवधि से ज़्यादा अगर होगा तो फिर वह उसकी समाप्त हो जाएगा, वो मंत्री पद उसका समाप्त होगा। तो यानी कि 6 माह तक वो मंत्री बना रह सकता है अगर सदस्य कहीं भी नहीं है। यह उल्लेख अनुच्छेद 164 खंड 4 में, हमें यह ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्या है कि जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी तो उन्होंने विधान परिषद के गठन का सिफारिश किया था संसद में अपने राज्य, तो उसके लिए क्या प्रावधान है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि विधान परिषद का क्या मामला है। कि अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन से संबंधित मामला, अनुच्छेद 169 में यह हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या कहा गया है कि अगर उस राज्य का विधान सभा 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित करके अगर वह सदन में संसद को भेजता है तो वह विचार संसद कर सकती है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उसका विघटन किया जा सकता है। यह हमें ध्यान रखनी है। और अभी कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो सबसे पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद का उल्लेख नहीं है या विधान परिषद नहीं है। अब एक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। उसके नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, और इसको हटाने की प्रक्रिया जो है केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका वेतन और सेवा की जो अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी, यानी संसद ही इसकी सेवा शर्तें निर्धारित कर सकती है। इसकी वेतन को जो निर्धारित करे वो संसद। एक है भारत का महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो इसकी योग्यता से पूछा जा सकता है कि कौन होगा, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाला। और ये जो भारत का महान्यायवादी होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यानी इसका जो है राष्ट्रपति इसको समय समय पर इसको चाहे तो वह उसके पद को हटा, उसको मतलब नियुक्त करने की उसकी जो अवधि होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा ही अवधारित होती है या निर्धारित होती है। एक है राज्य का महाधिवक्ता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो हमसे यह पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है? उसमें ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल होगा इसका। और महाधिवक्ता भी जो होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अब हमने एक कुछ समिति पे बात कर दिया है, यह भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इसके बात करें। एक है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। यही लोक लेखा समिति होती है। इसके टोटल 22 सदस्य हो गए।
ये फिर है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य जो होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं। ये सबसे बड़ी समिति होती है। तो हमसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी समिति सबसे बड़ी होती है, तो प्राक्कलन समिति होती है। फिर लोक या सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। फिर है एक याचिका समिति, 15 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के और 25, मतलब टोटल 25 सदस्य हो गए। फिर है कार्य मंत्रणा समिति और अधीनस्थ विधान समिति। तो अधीनस्थ विधान समिति क्या करती है कि सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं सदन को, उसका जो है कार्यपालिका द्वारा उचित प्रयोग हो रहा है, वही समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति जो है और लोक सरकारी उपक्रम समिति, यह क्या करती है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह अपनी रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट का जो है, उस रिपोर्ट के आधार पे वह समीक्षा करती है, जो कैग ने जो लिखा है कि कितना सही कितना गलत, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वह कितना गलत है कितना सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसकी जो करता है समीक्षा वह लोक लेखा समिति करती है। और लोक उपकरण समिति जो यह भी क्या करती है कि सरकार ने जो राशि खर्च की उसमें से कुछ राशि ऐसी रही होगी जो सरकार ने अपनी कंपनियों को सौंपी है, उस राशि में वाकई मिला या नहीं, सही कितना था कितना गलत, वह भी उसमें सरकार का क्या अंश है वह उसकी जो समीक्षा करती है, वह यह दोनों समिति करती है। तो इसका हो गया लोक सरकारी उपक्रम समिति। और प्राक्कलन समिति, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि सरकार को कितना व्यय करना चाहिए, क्या हो सकता है, इसका अनुमान करती है, प्राक्कलन करती है, अनुमान करती है ये समिति। और कार्य मंत्रणा समिति जो है एक जो किसी भी विधेयक पर किसी भी कार्यवाही के लिए समय अवधि निर्धारित करती है। कार्य मंत्रणा समिति जो समय अवधि निर्धारित करती है, कितने समय में यह कार्य होगा, कितने समय चर्चा होगी, कब मतदान होगा, इस बारे में यह करती है कार्य मंत्रणा। इस तरह से मैंने कुछ समिति पे बात कर दिए हैं। एक और है संस्था जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह एक संविधायी संस्था है। इसकी स्थिति वही है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की है। इसे साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से एक रिपोर्ट की मांग करता है। जब रिपोर्ट आ जाती है तब उसको लेकर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तो यह पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होती है उसको कैसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो वह राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से रिपोर्ट की मांग करती है, और जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पर फिर वह राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। बिना उस रिपोर्ट के मांग किए वह उसे हटा नहीं सकता। और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, हम सारे देख रहे हैं सीधे सीधे कि उच्चतम न्यायालय से यह रिपोर्ट आती है। इसकी नियुक्ति में जो है, इस नियुक्ति के ही बारे में यह विवादास्पद हो जाता है कि इसका क्या है, इसकी नियुक्ति के लिए नाम की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी है, यह हमसे पूछा जा सकता है। कौन शामिल होती है इसमें? तो इसमें इस समिति में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो यह रेशियो जो है ये 3 है, और इसमें निर्णय 2:1 में होता है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो इसका तो बहुमत होगा ही। लोकसभा में विपक्ष का नेता अकेले रहता तो उसका तो वो निर्णय उसका निर्णय का मत का कोई तो मतलब नहीं रह जाता। इसमें ध्यान रखना है कि इस समिति में जो है वह राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति के लिए नाम की अनुशंसा करने की समिति में शामिल होते हैं। ऑप्शन हो सकता है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो हमें ध्यान रखना है इसका। अब फिर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात कर ले। इसमें कुछ देख लेते हैं इसमें किस आधार पर अगर यह प्रश्न पूछा सकता है कि इसका आधार जो है, इसके धारा में जो है 2, 3, 4 इस तरह से इसकी धारा जो है अधिनियम की, उसमें यह लिखा गया कि जन्म के आधार पे, वंशावली के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र का अर्जन के आधार पे, इन आधारों पर उसे नागरिकता मिलती है। 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर पूछा जाए कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति का पंजीकरण
कर नागरिकता प्रदान कर सकते थे। अगर वह डेट निर्धारित कब किया गया है, किससे पहले, किस तारीख से पहले पाकिस्तान से आए जो व्यक्ति उसका पंजीकरण कर वह नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व का है। अगर कोई व्यक्ति 11 वर्ष तक भारत में साधारण तरीके से निवास कर रहा है तो वह देशीकरण प्राप्त कर सकता है, पत्र प्राप्त कर सकता है, प्रमाण पत्र। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 11 वर्ष तक की वह समय है, 11 वर्ष तक वह भारत में अगर साधारण रूप से तरीके से रहा है तो उसे वह देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अब इसमें अभी जो हाल में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है, उसका विवाद का कारण क्या है कि इस अधिनियम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लिए यह अवधि जो घटा कर दी है वह 5 वर्ष कर दी गई है। और इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले के अगर व्यक्ति बाद के जो अगर आए हैं उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के यह अगर है। तो अगर गैर मुस्लिम संप्रदाय के लिए अवधि घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, मतलब वो 5 वर्ष भी अगर वह रहे हैं अगर भारत में तो उसे नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम के लिए यह नियम नहीं है। यही विवाद का कारण है कि अगर वो बांग्लादेश या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिम है तो उसे वह नागरिकता नहीं दी जाएगी। सब इसको साधारण अर्थ में इसे समझें। अब यह है कि इसमें एक है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है, इसमें किस राज्य में प्रभावी नहीं होंगे, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रभावी नहीं होंगे। इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है, ये 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रभावी नहीं होंगे। निम्न में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा किस राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्रभावी नहीं होंगे। इस तरह से अब है कि अनुच्छेद 32 हम इस पे बात कर लेते हैं, जो संवैधानिक उपचार जिसे कहा जाता है। इसे भारत में प्रचलित रीट क्या क्या है, तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार के रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार की इच्छा। तो इसमें एक कहा भी जाता है उत्प्रेषण को सर्जरी या पोस्टमार्टम। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस रीट को सर्जरी या पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो वो उत्प्रेषण है। अब ये 5 को थोड़ा थोड़ा समझ लें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अवैध रूप से निरुद्ध किसी व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर उपस्थित कराने के लिए जारी के लिए रीट होता है। इसके जो सशरीर के अर्थ में क्या है कि दस्तावेज भी शामिल है। अब है परमादेश। परमादेश इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह कि क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय, निगमों या सरकारों या लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो हमसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है या किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय, निगमों, सरकारों या लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध यह जारी नहीं किया जाता है। किसी निजी व्यक्ति या किसी संस्था के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। जब तक उसकी मिलीभगत सरकार के साथ नहीं होगी तब तक उसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। इसमें न्यायालय में उपस्थित तो होकर अपनी बात कहे, इसलिए यह रीट जारी किया जाता है। प्रतिषेध जो है कि उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। किस लिए जारी किया जाता है निम्न न्यायालय के विरुद्ध, कि जब निम्न न्यायालय द्वारा उसकी अधिकारिता के अतिक्रमण करने की आशंका उत्पन्न हो गई हो तो यह रीट जारी किया जाता है। कि अगर उस न्यायालय के द्वारा अगर ऐसा लगता है कि उसके उच्चतर जो न्यायालय है उसके अधिकारिता को जो है अतिक्रमण करने की आशंका हुई है, तब उस निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है, जिसे हम प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण क्या आता है कि जब ऐसे निर्णय जैसे ऐसे अतिक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गई है तो उसको, उस अधिकार को, उस आदेश को न्यून करने के लिए जो शून्य करना हो या उसको न्यूनतम जो ये शून्य करने की जो रीट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण कहते हैं। मतलब इसका उस आदेश को शून्य करना है, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा क्या है कि किसी न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से उस पद के धारण करने के अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि आप इस पद पे धारण
पद को धारण किए तो इसका अधिकार किस अधिकार से आप यह पद धारण किए हुए हैं, वह किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए यह रिट जारी किया जाता है, जिसको हम अधिकार परीक्षा कहते हैं। उसके अधिकार के बारे में पूछा जाता है। अब है मूल अधिकार एवं आपातकाल। आप तो जानते होंगे कि 352, 356, 358, 365 इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। हमें यह ध्यान रखना है, एक इसमें जो बारीक चीज़ है कि अनुच्छेद 358 में है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि आपात लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाएगा स्वतः, यह उसमें प्रावधान है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 358 के आधार पर अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो निम्न में से कोई इस अनुच्छेद का स्वतः निलंबन हो जाएगा, तो वह अनुच्छेद 19 हो जाएगा। फिर इसमें है कि आपातकाल की समाप्ति को पुनः प्रभावी बनाने के लिए, दोनों आपातकाल को लाने के लिए पुनः उसमें पुनः प्रभावी बनाने, समाप्ति हो जाने के बाद पुनः अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दोनों कार्य के लिए राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य होता है। 44वें संशोधन 1978 से हमने कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 358 के लागू होने पर कौन से दो अनुच्छेद निलंबन नहीं होते, तो वह अनुच्छेद 20 और 21 है, जिसमें अनुच्छेद 20 में बंदीकरण से रक्षा है और संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। इसको छोड़ करके अन्य अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होगा, यानी कि हम अन्य अधिकारों के दावों को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था के संकल्पना पर बात